दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड संपादकीय हिंदी। शहरी विकास की बदलनी होगी रणनीति। शहरी अर्थव्यवस्थाओं की सामूहिकता बहुत मायने रखती है। जब कंपनियां, कर्मचारी और योजनाकार सब एक जगह जगह होते हैं तो यह साझा बुनियादी ढांचा, संयुक्त श्रम और नवाचार का लाभ उठाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल से लेकर एडवर्ड ग्लेसर का तमाम अर्थशास्त्रियों ने एक ही जगह उपलब्ध सभी सुविधा वाले ऐसे केंद्रों की सराहना करते हुए उन्हें उत्पादकता एवं विकास के इंजन बताया। पिछले कुछ समय से भारत के बड़े शहरों ने अपने यहाँ ऐसा ही एकीकृत सुविधा रोजगार ढांचे का विकसित करने का जोर दिया है। बेंगलुरु ने तकनीकी कंपनियों इंजीनियरिंग को आकर्षित किया तो मुंबई ने अपने कुछ वर्ग किलोमीटर दायरे में वित्त, मीडिया और महत्वाकांक्षी लोगों को केंद्रित किया। इसी तरह दिल्ली ने भी राजनीति, अफसरशाही, इन सब के बीच रहन सहन की आसान बनाने वाली हर चीज़ को एक साथ लाकर विकास का अनूठा गुलदस्ता बनाया। सैद्धांतिक रूप से एकीकृत शहरी व्यवस्था से उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए थी और शायद कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी, लेकिन जबकि बेंगलुरु अत्यधिक यातायात के दबाव से जूझ रहा है, मुंबई आवासीय संकट से और दिल्ली का दम धुएं प्रदूषण से घुट रहे हैं, तो सवाल उठता है कि विकास का यह रास्ता कितना कारगर है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान 60% से अधिक है और वर्ष 2030 तक इसके बढ़कर 70% तक हो जाने का अनुमान है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे महानगरों में लगातार पूंजी निवेश हो रहा है और श्रम बल खींचा चला आ रहा है। सरकार भी स्मार्ट सिटी, स्वच्छ ऊर्जा और हाई स्पीड रेल जैसी सुविधाओं के साथ इन शहरों की गतिशीलता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे शहरी जीवन आसान जरूर लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि बेंगलुरु की दिनचर्या हर रोज 190 किलोमीटर के दायरे में घूमती है। कर्नाटक इंटीग्रेटेड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुमान से मुताबिक यातायात जाम के कारण बेंगलुरु अपने उत्पादक घंटे में कमी आने की वजह से 1170 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। मेट्रो अभी पूरे शहर और उसके आसपास उभरे उपनगरों तक कवर नहीं कर पाए हैं। कागजों में देश के रहने लायकने वाले कागजों में रहने शहर में कुमार पुणे एक दशक से अपनी हलियारी को एक तिहाई खो दिया है। भुवनेश्वर और नागपुर लगातार बढ़ती गर्मी से परेशान। इस वजह से इन दोनों शहरों में पहले के औपचारिक कामगारों को वक्त 10 से 13% तक कम हो गई है। असल बात यह है कि सामूहिकरण केवल शहरों में अधिक से अधिक लोगों को बसने का काम नाम नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता के बारे में। शहरी उत्पादकता तब बढ़ती है जब लोग आपस में सहयोग करते हैं। एक समय था घूमते फिरते एक दूसरे से सीखते, लेकिन यदि शहर में काम के सिलसिले में हर रोज 2 घंटे सफ़र करना पड़े तो आवास पर भी आधी कमाई खर्च हो जाए और लू चलने से लोगों के रोज की कमाई पर भी संकट आ जाए तो सुविधाओं को केंद्रीयकरण बेमानी हो जाता है। नगर निकायों के बावजूद 2024 में किए गए एक शोध में पता चला कि एकीकृत विकास के लिए शहरों में कितनी कम या खराब सुविधा हैं। इस अध्ययन में शामिल 152 नगर पालिकाओं में से केवल 94 ही पास हो अपने विकास योजना से संबंधित डेटा मिला। इसे भी सिर्फ 59 ने अपने डेटा को GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर अपडेट किया था। अद्यतन के हिस्सा रहे कुल शहरी निकायों में से केवल 37 के पास एक सक्रिय गतिशील योजना पाई गई और केवल 16 निकाय ही नगर नियोजन परियोजनाओं के अंतर्गत कामकाज के पैमाने पर खरे उतरे। कुल 113 नगरीय पालिकाओं के पास ही योग्यता प्राप्त योजनाकार हैं। खंडित और असंगत योजना ढांचे के कारण शहरों की यह व्यवस्था कमजोर होती है और व्यापक आबादी को अराजकता के बजाय उत्पादक बनाने में मदद करती है। देश अभी आंशिक सामूहिकरण प्रक्रिया से गुजर रहा है, जहां कंपनियां और कुशल श्रम बल तो आ रहे हैं, लेकिन वे कामगार कमजोर बुनियादी ढांचे और पर्यावरण समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपनी आबादी को उत्पादकता बनाने के लिए शहरों को अपनी क्षमताओं को समझना होगा। एशियाई विकास बैंक ADB ने हालिया निष्कर्षों से यह स्पष्ट किया कि जनसंख्या और उसके घनत्व के
हिसाब से वेतन लचीलापन या प्रत्यवस्था भारतीय शहरों में 1 से 2% ही है। ये अधिक विकसित देशों की शहरी अर्थव्यवस्थाओं के 4 से 6% से काफ़ी कम है। वेतन के लचीलापन में ये अंतर न केवल शहरी बुनियादी ढांचे को कमी बल्कि निवृत्त और भविष्योन्मुख रणनीतिक योजनाओं के गंभीर अभाव को भी दर्शाता है। शहरों को ऐसी मजबूत डेटा प्रणाली को विकसित करनी चाहिए जो अपनी सेवाओं के लेकर उपयोग योजनाओं का आम आदमी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तत्काल निर्णय लेने में मददगार साबित हो। नियोजन प्रक्रिया में लचीला होना चाहिए जिससे जनसंख्या बदलाव, जलवायु जोखिम और आर्थिक स्थिति परिवर्तन का पूर्वानुमान आसानी से लगाया जा सके। शहरों में विखंडित प्रशासन को दुरुस्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई शहरों में आवास, परिवहन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार सीमाओं की गड़बड़ी के कारण समन्वित योजना बनाने में दिक्कत पेश आती है। शहरों के विकास की योजना ही ऐसी होनी चाहिए जिससे श्रम गतिशीलता को बल मिले और अधिक समावेश बढ़े। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग न केवल शहरों में रहे बल्कि वे सुविधाजनक आवाजाही करें और सार्थक रूप से नौकरियां, सेवाओं और नवाचार नेटवर्क से भी जुड़े। एशिया के अन्य शहरों में सिंगापुर का ही उदाहरण ले। यहाँ एकीकृत भू उपयोग परिवहन योजना है इस तरह डिजाइन की गई कि लोगों की उत्पादकता बढ़ गई है और वे यहाँ रहने के लिए प्रेरित होते हैं। वहाँ के काम रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल प्रणाली से प्रतिदिन 60 लाख से अधिक लोग आवाजाही करते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ बहुत पहले ही भीड़ भाड़ से निपटने के लिए ठोस योजनाएं तैयार कर ली गई थी। इसी तरह वियतनाम को ही हो ची मिन्ह शहर ने भी अपनी बढ़ती आबादी के मुद्दे से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए। यहाँ केंद्रित औद्योगिक क्षेत्र और रणनीतिक ढांचागत निवेश के कारण श्रम उत्पादकता हनोई शहर की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह बात जीते जागते उदाहरण है। कोई शहर कितनी आबादी को कैसे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हासिल कर सकता है। आज अधिकांश भारतीय शहर पलायन के दौर से गुजर रहे हैं। यह इसलिए नहीं हो रहा है कि सफलताओं की सीमाओं को पार कर चुका है बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अभी तक अपने निवासियों और उद्योगों की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े वादे तक पूरे नहीं किए हैं। आबादी, नौकरियां और सेवाओं को एक जगह लाने से उत्पादकता और नवाचार को बढ़ाने तथा आर्थिक मौके को भुनाने की उम्मीद थी, लेकिन समन्वित रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। नतीजतन कई शहरों की आबादी तो बढ़ी लेकिन उनकी गतिशीलता और उत्पादकता नहीं बढ़ी। तरक्की के लिए एक अलग नज़रिए की जरूरत होती है। भारतीय शहरों को अपने पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अपनानी होगी। दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें नए सिरे से गुणवत्तापूर्ण लचीलापन और समानता पर केंद्रित एवं बेहद सुविचारित योजना लागू करनी होगी। अमित कुमार, लेखक, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, चेयरमैन, लेखक मीनाक्षी अर्जित की सहयोग से। बढ़ता जल स्तर और अचल संपत्ति क्षेत्र। वैश्विक तापमान वृद्धि से समुद्र का बढ़ता जल स्तर, तटीय शहरों में स्थिरता और अचल संपत्ति के बारे में हमारी सोच को बुनियादी रूप से बदल देगा। अजय शाह। वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने से लेकर दुनिया में नीतिगत काम में धीमापन आया है। खासकर अमेरिका में 2016 में डोनाल्ड ट्रंप से पहले कार्यकाल से समय से और फिर 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यह हुआ। अब उत्सर्जन को लेकर परिदृश्य और भी चुनौतीपूर्ण है। हम सभी को अब मध्यम से लेकर उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के लिए योजना तैयार करनी होगी। मुंबई के लिए इसका क्या अर्थ है? उच्च उत्सर्जन वाले परिदृश्य में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समिति ने अनुमान लगाया कि मुंबई का समुद्री जल स्तर 2050 तक 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से समुद्री जल स्तर का तापमान बढ़ना, गर्म होती दुनिया में बर्फ का तेजी से पिघलना, इसके अलावा एक स्थानीय भूवैज्ञानिक घटना भी मुंबई को प्रभावित करती है। वह है जमीन की सतह का धीरे धीरे नीचे धंसना। मुंबई हर वर्ष करीब 2 किलोमीटर धंस रहा है। इस भूमि धंसाव की कई वजह हैं, मसलन भूजल का ज़्यादा दोहन, गाद का एकत्रित होना, शहरी निर्माण का दबाव आदि। इसके चलते भी वर्ष 2050 तक जल स्तर 5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो मुंबई का समुद्री जल स्तर 30 सेंटीमीटर यानी करीब 12 इंच तक बढ़ सकता है। जब हम वर्ष 2050 से आगे देखते हैं तो उच्च उत्सर्जन परिदृश्य, मध्यम परिदृश्य, ज़्यादा
खराब नज़र आते हैं। ऐसे में हमें इस बात पर विचार करनी चाहिए कि 2050 तक जल स्तर करीब 12 इंच बढ़ेगा और वर्ष 2100 आते-आते हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। एक स्विमिंग पूल को उदाहरण लेकर हम आसानी से ये कल्पना कर सकते हैं कि जल स्तर में 12 इंच के इजाफे का क्या मतलब होगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम अक्सा बीच पर खड़े हैं, पहले हमारे घुटनों तक आने वाले पानी हमारी कमर तक पहुंच रही है, परंतु समुद्र कोई स्विमिंग पूल नहीं है। जब औसत समुद्री जल स्तर में मामूली बढ़ोतरी होती तो इसका शहरी पर्यावरण पर बहुत गहरा असर होता है। तटीय इलाकों में बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, खासकर समुद्री ज्वार आने पर या समुद्री तूफान के समय ऐसा होता है। इस तरह जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां ऐसी घटनाओं को और अधिक इजाफा हो जाएगा। पानी की निकासी व्यवस्था और भी खराब हो जाएगी। मौजूदा शहरी जल निकासी प्रणाली मोटे तौर पर निकासी के लिए गुरुत्व दबाव पर काम करती है और इस प्रकार यह ठीक से काम नहीं करेगी। वर्षा जल और नदी जल की निकासी प्रभावित होगी। उन स्थिति में बरसात के बाद जल जमाव की घटना बढ़ेगी। आदर्श स्थिति में एक बेहतर शहरी प्रशासन में पर्याप्त पंपिंग स्टेशन का निर्माण और संचालन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समुद्र जल स्तर में इजाफा परिवहन नेटवर्क मसलन सड़क, रेलवे, मेट्रो लाइन आदि से प्रभावित करेगा। बिजली को केबल, पानी की आपूर्ति, सीवेज प्रणाली आदि भी प्रभावित होंगे। बार बार जल भराव और खारे पानी के संपर्क में आने वाली परिसंपत्तियों की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ेगी। उनके रखरखाव की लागत बढ़ेगी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों की संसाधन जुटाना और प्रबंधन का काम तेज करना होगा ताकि संपत्तियों के मूल्यह्रास और भयावह परिस्थितियों से निपटा जा सके। भारत के यथार्थवादी हालात की बात करें तो सार्वजनिक और निजी कार्रवाइयों में खामी रहेगी। ऐसे में पंपिंग स्टेशन अपर्याप्त साबित हो सकते हैं और परिसंपत्तियों को परिचालन और रखरखाव में समस्या आ सकती है। वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में अक्सर यह माना जाता है कि भविष्य में घटित होने वाली कोई घटना है। यह तर्क हमें एक खास भारतीय परिवेश यानी मुंबई पर एक ऐसी तारीख पर स्थिर करता है जो सामान्य इंसानी योजना अवधि यानी 25 वर्ष के भीतर फिट बैठती है। 75 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति इसके लिए यह परिदृश्य मायने रखता है। इन भौतिक जलवायु पर जोखिमों को वित्तीय क्षेत्र की निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके सटीक बाजार मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे में मुंबई से निजी संपत्ति में निवेश करने से इच्छुक लोगों और कंपनियों को बात करें तो अगर वे दीर्घकालिक इस्तेमाल के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो 2050 तक समुद्री जल स्तर में 30 सेंटीमीटर के प्रभावी इजाफा का आकलन भविष्य की उपयोगिता और परिसंपत्ति मूल्यांकन को लेकर सटीक वित्तीय जानकारी की मुहैया कराता है। अचल संपत्ति में निवेश करने वाले को 3 तरह की चिंताओं पर विचार करनी चाहिए। भविष्य की बाढ़ और बढ़ी हुई परिचालन लागत से निवेशकों और असल उपभोक्ताओं की मांग में कमी आएगी। इससे संवेदनशील क्षेत्रों की परिसंपत्तियों की कीमत में गिरावट की स्थिति बनेगी। परिसंपत्ति स्वामित्व की लालच बीमा प्रीमियम बढ़ने के कारण बढ़ेगी। बाढ़ से बचाव के लिए रखरखाव व्यय में इजाफे और संभावित ढांचागत मरम्मत का भी ध्यान रखना होगा जो पानी में होने वाली क्षति से बचाव के लिए आवश्यक होगी। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ जलवायु जोखिम वाली परिसंपत्तियों का बाजार कमजोर होगा। ये समस्या वित्तीय कंपनियों की विचार प्रक्रिया पर असर डालेगी। मुंबई का अचल परिसंपत्ति बाजार 50,000 से 1 लाख करोड़ डॉलर का है और इस पर विपरीत प्रभाव परिसंपत्ति कीमतों की गिरावट के रूप में नजर आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है। वह जल्दी ही बैंकों को और वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन जोखिम से प्रबंधन और खुलासे से संबंधित रिपोर्ट जारी कर सकता है। इससे ऋण पोर्टफोलियो के भीतर जलवायु संबंधित जोखिम और उत्सर्जन नियंत्रण रणनीति का लक्ष्य दबाव परीक्षण को लेकर नियमित खुलासे करने होंगे। वित्तीय कंपनियों की इससे संबंधित क्षमता विकसित करने के लिए काफ़ी समय लगेगा और अनिवार्य खुलासे से पहले 3 साल की तैयारी का समय दिया जाएगा। कई भारतीय वित्तीय कंपनियों की रणनीति उदासीनता को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि नए प्रकार के खुलासे पहले केवल रिजर्व बैंक को नियमों के अनुपालन को ही दर्शाएंगे और इसके सलाहकारों और सॉफ्टवेयर विक्रेताओं को ठेका देगी। विभिन्न कंपनियों को निवेश रणनीतियों और व्यवहार को नया स्वरूप देने के लिए इस डेटा का अधिक गहराई से उपयोग करने के लिए ज्ञान तैयार करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन को समझने से लेकर प्रतिक्रिया देने की बात करें तो बेहतर कंपनियों को प्रदर्शन संबंधी बढ़त तय करने से मुख्य कारक होगा।
ऐसी रिपोर्टिंग से कई स्तरों पर प्रोत्साहन के नई स्वरूप दिया जा सकता है। वित्तीय कंपनियों को निवेशक बेहतर तैयारियों के पक्ष में अपनी प्राथमिकता को नए सिरे से निर्धारित कर सकेंगे। वित्तीय कंपनियों को जलवायु प्रतिरोधी परिसंपत्तियों के पक्ष में बाजार आधारित प्रोत्साहन मिलेगा। अनुमानित जल विज्ञान परिवर्तनों के प्रति लचीलापन प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियों पर प्रीमियम की संभावना होगी, जबकि चिन्हित कमजोरियों वाली परिसंपत्तियों के बजाय मूल्य में कमी आएगी। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन को संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को वित्तीय विनियमन में गहराई से शामिल किया जाना चाहिए, जिससे नियामक और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी शामिल हो। लेखक ईवी का उदय। देसी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी भारत में सहजता से विस्तार कर रही है। वियतनाम की कार निर्माता कंपनी विनफास्ट ने अपनी करीब VF6 और VF7 मॉडल से नए बुकिंग शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक उसने भारत में 27 शहरों में शोरूम खोलने के लिए डीलर्स के साथ समझौते किए हैं। इलॉन मस्क भी टेस्ला भी भारत में आ चुकी है और वह भी मुंबई स्थित शोरूम में अपने मॉडल वाई के लिए ऑर्डर ले रही है। दोनों कंपनियां अलग अलग रणनीति अपनाती नजर आ रही। टेस्ला ने स्थानीय फैक्ट्री में निवेश का निर्णय नहीं लिया। इसकी वजह से उसे आयातित मॉडल वाई पर शुल्क चुकाना पड़ रहा है और भारत में कार की कीमत अमेरिकी की तुलना में करीब 70% अधिक है। वहीं विनफास्ट अपनी कार की बुकिंग में केवल 21,000 रुपये में कर रही। उसने अभी कार की कीमत का खुलासा नहीं किया, परंतु उसने दावा किया कि वो अगले 5 साल में तमिलनाडु के टूटिकोंडी संयंत्र में करीब $2 अरब की राशि व्यय करेगी। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि वो अपने संयंत्र का इस्तेमाल न केवल घरेलू मांग पूरा करने के लिए केवल आसपास के निर्यात बाजारों पर ध्यान रखकर करेगा। ऐसे में शुल्क में छूट की सरकारी योजना का लाभ भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में हो रही वृद्धि भारतीय वाहन उद्योग और सरकार दोनों के लिए चुनौती भी ला रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सर स्टेनबल फाइनेंस ग्रुप के अर्थशास्त्री एक अध्ययन में कहते हैं कि भारत के मौजूदा वाहन निर्माताओं पर इसका अलग अलग असर होगा। टाटा मोटर्स जैसी कुछ कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने से फायदा होगा तो वह अन्य मसलन मारुति आदि को नुकसान से हो सकता है, परंतु व्यापक समस्या इस तथ्य से निहित है कि इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी तौर पर इंटरनल कंबंशन इंजन ICI आधारित यानी पेट्रोल डीजल कारों से अलग होते हैं। ICI कारों की उत्पादन प्रक्रिया वही अधिक विस्तृत है, जहां मूल्य और लाभ दोनों आपूर्ति श्रृंखला के अलग अलग स्तरों पर अर्जित किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की मूल्य संवर्धन अधिक केंद्रित है। उदाहरण के लिए बैटरियों के उत्पादन में इसका भारत में वाहन के पुर्जों के क्षेत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। सरकार के साथ कई और कभी विरोधाभासी आवेग है। पहला भाव निस्संदेह संरक्षणवाद का है, जिससे निजात पाना चाहिए। दूसरा एक स्वाभाविक आवश्यकता देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों की जरूरत है, जो ताकि स्थानीय प्रदूषण और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण में कमी की जा सके। इसी वजह से सरकार न केवल ईवी खरीदने वालों को प्रोत्साहन दे रही, बल्कि उनके विदेशी ईवी आयात पर भारी शुल्क लगाया है, ताकि वे भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में निवेश कर स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसमें उभरती हुई इलेक्ट्रिक वाहन महाशक्ति चीन से निवेश की न्यूनतम रखने का भी विकल्प चुना है। शीर्ष ईवी निर्माता कंपनी BYD ने भारत में निर्माण में $1 अरब का निवेश करने का निश्चय किया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। ईवी नीति को लेकर अधिक एकीकृत रुख की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत के भीतर बाजार बदल रहा है। अन्य चीज़ों के अलावा चार्जिंग अधोसंरचना उपलब्धता और स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर अपनाने से इलेक्ट्रिक ग्रिड पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। क्या सभी कंपनियों के लिए चार्जिंग आवश्यकताओं को मानकीकृत किया जाना चाहिए, भी एक पेचीदा सवाल है जिस पर दुनिया के नियामक जूझ रहे हैं। यानी वाहनों की एक बड़ा उपभोक्ता और संभावित रूप से एक प्रमुख उत्पादक होने के नाते भारत अपरिहार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएगा। हालांकि इस परिवर्तन जुड़े नीति, दक्षता, उपयोगिता, स्थानीय मूल्य सरकार द्वारा अभी लिए गए निर्णयों पर केंद्रित रहेंगे। टैरिफ नीति का भ्रम पर आधारित। टैरिफ कई बार व्यापार को संतुलित करने, घरेलू उद्योग को रक्षा करने और रणनीति पर दबाव डालने के लिए लगाया जाता है। लेकिन जब एक देश बार बार अपने भागीदार पर भारी शुल्क लगाता है तो जवाब में वह भी प्रतिक्रिया देने हैं। टैरिफ युद्ध बन जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति
आर्थिक भ्रम पर आधारित यह वैश्विक व्यवस्था की मूल संरचना को तोड़ने की कोशिश है। ट्रंप की यह नीति दुनिया के पीछे ले जाने वाला कदम है। वैश्विक व्यापार सहयोग पर आधारित होता है। टैरिफ जैसे एक तरफा फैसले विश्व व्यापार संगठन की साख को कमजोर करते हैं। टैरिफ युद्ध का सब बड़ा नुकसान विकासशील देशों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को उठाना पड़ता है। वर्तमान अमेरिकी व्यापार नीति आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अमेरिकी बाजार को हथियार बना रहे। हाल के वर्षों में चीन और रूस ने भी इसी तरह के प्रयास किए, लेकिन उनकी कीमतें चुकानी पड़ रही है। न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी टैरिफ का दौर न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि समग्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। भारत जैसे देशों के लिए टैरिफ का खतरा विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात पर बहुत निर्भर करती है। अतः भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक व्यापार नीतियां अपनानी होगी। सप्लाई चेन के पुनर्गठन की संभावना में भारत के लिए नए अवसर पीछे हैं। मिसाल के लिए चीन के अलावा ताइवान, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया पर भारत से ऊंचे टैरिफ लगे हैं। यदि भारत चीन से वहां गए वस्त्र, मशीनरी, मोटर्स पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने उद्योगों को आकर्षित करे तो उनका व्यापार फैल सकता है, पर इसके लिए भारत को उद्योगों की बुनियादी सुविधा आसानी से उपलब्ध करानी होगी। निष्पक्ष मतदाताओं के लिए देश में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी, इसलिए उसका कर्तव्य बनता है वो किसी प्रकार के दबाव में प्रभाव के नाम मतदाता सूची को संशोधित करते हो ताकि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करे और अपात्र मतदाताओं के नाम से बाहर करे। इसलिए सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए पुनरीक्षण की प्रक्रिया समय समय पर की जानी चाहिए ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई संदेह न रहे। बिहार में होने वाले चुनाव में मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का विपक्ष हमलावर हैं। कार्य सूची के नाम पे कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवाल, यह मामला अदालत में है और इस पर सुनवाई चल रही है। नीदरलैंड के हेग में संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने जलवायु प्रदूषण से निपटने के राष्ट्रों दायित्वों को न करने भुगते जाने के परिणामों से जुड़े मुकदमे की सुनवाई। इस मुकदमे के नेतृत्व प्रशांत महासागर से द्वीपीय देशों वानुअतु कर रहा है, जिसमें 130 देशों का समर्थन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जिनमें अमेरिका और चीन पर भारी के दबाव न्यायालय के पक्षकार हैं।